इन्वेस्टिंग करी जाती है वो बेसिस ऑफ कंपनी की अर्निंग्स या कोई फोरकास्ट अबाउट दैट सेक्टर, ये सारे चीज़ें एक साइड कर देते हैं कि हमें ये फंडामेंटल्स नहीं देखने हैं। हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जिस विच इज़ कॉल्ड द BBC प्रिंसिपल, बिकॉज इट मीन्स एक आर्मी की बटालियन वॉर में जा रही है तो वो पहले से सारे अपने प्लान ऑफ एक्शन बना के जाते हैं ना कि अगर दुश्मन ने ये किया तो हम ये करेंगे, अगर उसने वो किया तो हम वो करेंगे। वहाँ जाके तो नहीं सोचते ना कि अब ये हो गया अब हम क्या करें। आपको एक प्लान ऑफ एक्शन हमेशा क्लियर होना चाहिए। जैसे हमारे केस में हमारा प्लान ऑफ एक्शन इज बेस्ड ऑन 4 क्वेश्चंस: व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय एंड व्हेन टू सेल। ये जो कॉन्सेप्ट है कि मैंने स्टॉक ले लिया और अब मैं लाइफ लॉन्ग मैरिड हो गया इसके साथ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टिंग इज लाइक गोइंग टू वॉर, ठीक है। इन्वेस्टिंग इज नॉट प्लेइंग इन द पार्क। 10 करोड़ इन्वेस्टर्स पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे बांटने के लिए तो आया नहीं हुआ। अदर्स विल लूज, यू हैव टू गेन। 2% 4% लोग पैसा कमाएंगे, बाकी लोग खोएंगे। तो यू हैव टू डू समथिंग एक्सेप्शनल टू विन। और जब नुकसान में जाता है स्टॉक तो लोग अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए उसकी जो कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं हर स्टॉक में, उससे अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ ठीक है ये कंपनी बुरी नहीं है। ये तो चलो बुल मार्केट्स की बात हो। अगर बेरिश है मार्केट्स, अगर सब कुछ डाउन जा रहा है तो ऐसे टाइम पे तो मेरी मोमेंटम स्ट्रेटेजी चलेगी ही नहीं। तो ऐसे टाइम पे Hi everyone, greetings for the day. This is Ms. Zeel Doshi Thakkar and I welcome you all to this next podcast. You know guys, आज हमारे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट है, मिस्टर आलोक जैन, okay, the founder of Weekend Investing. And Mr. Alok, I welcome you to our podcast. थैंक यू सो मच, नाइस टू बी ऑन योर पॉडकास्ट। So Alok sir, मैं रीड कर रही थी कि आपने IIT से इंजीनियरिंग की है, उसके बाद आप US गए थे बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स करने, तो फिर वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी फाइनेंस में कैसे आए? सो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन में मुझे आंसर करना पड़ता है बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम इंजीनियरिंग साइड में लगाया। 4 साल पहले IIT में लगाए, फिर 2 साल बायोटेक की रिसर्च करी। तो वहाँ मेरे एक प्रोफेसर थे US में, मेरी यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर बेंटली। उन्होंने मुझसे कहा 2 साल जब मेरे ख़त्म होने वाले थे मास्टर्स के कि तुम्हारी रिसर्च बहुत अच्छी चल रही है एंड नाउ वी हैव सम मोर ग्रांट्स सो वी शुड गो फॉर PhD नाउ। ओके। तब मुझे ऐसा लगा कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर PhD बहुत कम होंगी और मेरा कुछ ज़्यादा रुझान एकेडमिक्स की तरफ नहीं था कि मैं एक प्रोफेसर बनूं। तो मैं उसी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड में था मैं, तो मैं बिज़नेस स्कूल जो था उस यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे उनके डीन से मिलने गया और मैंने कहा कि आई वांट टू एनरोल इन दी फाइनेंस प्रोग्राम। सो देयर वाज अ डुअल डिग्री प्रोग्राम ऑफ MBA एंड मास्टर्स इन फाइनेंस। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे इसमें एडमिशन में हेल्प करिए जी। और मैंने कहा मेरे पास पैसे भी नहीं हैं तो यू हैव टू गिव मी स्कॉलरशिप। ओके। तो उन्होंने कहा कि इतना GMAT स्कोर अगर ले आओगे तो विल आई हेल्प यू। ओके। तो वो एक स्विच फ्रॉम बायोटेक टू फाइनेंस उस समय हुआ। और जैसे ही मेरा ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा था 95 में, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया फॉर्म हो रही थी उस समय और वो नए प्रोफेशनल मेंबर्स को इनवाइट कर रही थी टू कम एंड अप्लाई फॉर न्यू मेंबरशिप। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं इंडिया वापस आकर ये बिज़नेस सेटअप करूँ। ओके, बट क्या कोई था, यहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर था ऑलरेडी जो इस फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था? व्हाट इंस्पायर्ड यू कि नहीं यार ये साइंस नहीं, मुझे फाइनेंस में जाना है? तो आई वुड से ऑफ कोर्स मेरे घर में तो कोई बिजनेस नहीं कर रहा था। माय फादर वाज इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बट ही वाज ए एविड स्टॉक इन्वेस्टर। तो थोड़ा सा उस वजह से एक जिसे कहते हैं कि स्टॉक्स की तरफ कुछ इंटरेस्ट तो था बट नॉट एज मच। इंडिया वापस आना था ये बहुत क्लियर था दिमाग में। इंडिया वापस आके क्या करना है ये क्लियर नहीं था। तो एक मैकेंजी में जॉब के लिए भी अप्लाई किया कि अगर बिजनेस नहीं कर पाया तो मैकेंजी में कंसल्टेंट बन जाएंगे। बट फॉर्चुनेटली कुछ इन्वेस्टर्स मिल गए उस समय जिन्होंने इस बिजनेस में इन्वेस्ट भी करा। तो इट वाज लाइक अ स्टार्टअप। We didn't have the money for this membership as a family, but 2-3 हमारे NSE का बिजनेस, राइट? NSE का आपने ब्रोकिंग ली थी? ब्रोकिंग, द स्टॉक ब्रोकिंग फर्म हमने शुरू करी। ओके। तो दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट फर्म्स इन नॉर्थ इंडिया, दिल्ली। ओके। तो क्योंकि एक बड़ा जिसे कहते हैं कि एक पूरा रेवोल्यूशन हो रहा था ब्रोकिंग इंडस्ट्री में उस समय।
फर्स्ट टाइम स्क्रीन बेस्ड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस, फिक्स सेटलमेंट्स, ये पूरा नया दौर शुरू हो रहा था. तो इट वाज लाइक ए रीस्टार्ट ऑफ द स्टॉक ब्रोकिंग, स्टॉक ट्रांजैक्शन बिजनेस इन इंडिया. तो मुझे लगा कि दिस इज़ ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप एक नया टेक ऑफ हो रहा है, एक नई मार्केट टेक ऑफ हो रही है और वहाँ पर आप उसका एक पार्ट बने, एक अर्ली प्लेयर बन जाए. बट उसमें भी अर्ली प्लेयर में बहुत सारे अर्ली प्लेयर्स आ गए उस समय. Okay. And that actually collapsed the broking industry as such. कि जो brokerages 1% 2% पे थी, they just collapsed to 10 basis points over a period of time. Okay, so businesses के तो of course challenges होती है. हाँ, right. आप कई बार मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में भी बातें करते हो, मैंने रीड किया है. आप हमें समझा सकते हो इन अ सिंपल लैंग्वेज व्हाट इज मोमेंटम इन्वेस्टिंग? तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है. नॉर्मली कन्वेंशनली जो इन्वेस्टिंग करी जाती है वो बेसिस ऑफ या तो कंपनी की अर्निंग्स या कोई फोरकास्ट अबाउट दैट सेक्टर, एक प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे करी जाती है कि कंपनी आज की डेट में ये कर रही है इसलिए फ्यूचर में अर्निंग्स बढ़ेंगी, इसलिए स्टॉक प्राइस उसे फॉलो करेगा. देयर इज ए फोरकास्ट. मोमेंटम इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि हम ये सारे चीज़ें एक साइड कर देते हैं कि हमें ये फंडामेंटल्स नहीं देखने हैं. हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं विच इज़ कॉल्ड द BBC प्रिंसिपल. BBC principle. Yeah, it's called BBC principle because it means भाव भगवान छे. Okay. आप गुजराती में आपकी saying सुनी होगी आपने, भाव भगवान छे, which literally means price is God. तो the concept is कि जो प्राइस है स्टॉक का, वो उस स्टॉक के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, नैरेटिव है, फोरकास्ट हैं, उसको डिस्काउंट कर रहा है आज. अगर आज एक कंपनी का कुछ पोटेंशियल है, राइट, तो मार्केट ने उसको एक एफिशिएंट प्राइसिंग उसकी आज कर रखी है. तो आप अगर ये कहते हैं कि एक स्टॉक आज 50 रुपए का है, बट मेरे हिसाब से आज 50 नहीं, ये 100 का होना चाहिए था. तो एक तरह से आप ये कह रहे हो कि मार्केट ने उसे गलत प्राइस किया हुआ है, राइट, और मेरे हिसाब से 100 होनी चाहिए प्राइसिंग, मार्केट उसे 50 कह रही है. हमारे स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में हम ये कह रहे हैं कि वी आर फॉलोइंग द मार्केट. मार्केट इज गॉड, प्राइस इज गॉड. तो मार्केट ने अगर कह दिया कि 50 रुपए का रेट है आज, तो 50 है वो. आप अपने आप को मार्केट से बड़ा मत समझो, आप मार्केट को फॉलो करो. अगर वो ट्रेंड उसका बढ़ने का है स्टॉक का, तो आप पीछे पीछे उसके आप उसको बाय करके बढ़िए. तो दो बहुत डिस्टिंक्ट स्टाइल्स हैं ये, राइट, वेयर इन वन स्टाइल यू आर सेइंग कि मार्केट की प्राइसिंग गलत है, राइट, मेरी फोरकास्ट XYZ है, राइट, एंड दैट शुड बी अचीव्ड. जो फंडामेंटल एनालिसिस है यूजुअली लोग डिड्यूस करते हैं कि रिडक्शन है, कुछ आपकी अपनी अजम्पशंस हैं कि ऐसा होगा, इंटरेस्ट रेट्स ऐसे हो जाएंगे, राइट, मे बी कंपनी. और जैसे ये होता है 3 मंथली क्वार्टरली रिजल्ट आता है जी, अब लोग उसकी बेसिस पे बाय करना शुरू करते हैं, सेल करते हैं. बट एक्चुअली इट इज अ स्नैपशॉट ऑफ द पास्ट. ओके, राइट, 3 महीने क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो चुका है वो हो चुका है. उसको हम एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन में कि ये जो ट्रैजेक्टरी है अर्निंग्स की या मार्जिन्स की, ये ऐसे ही चलेगी आगे. या मैनेजमेंट ने कह दिया कि ये ट्रैजेक्टरी और ऊपर स्टीप हो जाएगी, तो हम मान लेते हैं उनकी बात. बट व्हाई शुड वी बिलीव दैट इज ए स्नैपशॉट ऑफ द पास्ट. हमें ये देखना है कि मार्केट आगे के लिए क्या प्राइस कर रही है. तो मार्केट को एक, जिसे कहते हैं कि भगवान का दर्जा दिया जाता है, प्राइस ऑफ इज गॉड, एंड हेंस यू डोंट वांट टू क्वेश्चन इट. यस, देयर विल बी टाइम्स व्हेन देयर विल बी इरेशनल प्राइसेस इन द मार्केट, बट वी आर फॉलोअर्स ऑफ द प्राइस. तो एक प्राइस ट्रेंड्स की बेसिस पे जो इन्वेस्टिंग है, उसको आप कह सकते हो कि इज़ वन मेजर फैसेट ऑफ मोमेंटम इन्वेस्टिंग. मोमेंटम इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो जो बाय व्हाट इज गोइंग अप, सेल व्हाट इज कमिंग डाउन. Okay, very simplified, that is the whole concept. That you are buying stocks which are winning, right,
एंड यू आर सेलिंग स्टॉक्स विच आर लूजिंग. तो जैसे मैं इसका बड़ा अच्छी एक एनालॉजी आपको बताता हूँ ओके. कि सपोज आप रेस कोर्स पे हैं और घोड़े भाग रहे हैं. अब एक लेट से 50 घोड़ों ने रेस शुरू करी जी. और 2-3 राउंड्स के बाद 20 घोड़े आगे वाले पैक में हैं, 10 बीच में हैं, 20 और सबसे पीछे हैं, और अभी 3-4 राउंड्स और होने हैं. ओके. तो आप किस पे बेट करोगे? जो आप बेट करोगे जो फ्रंट ग्रुप है, right. उस पे बेट करोगे कि इसी में से विनर्स निकलेंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड that they are faster than the others. Yes, there may be one or two who may come from the back to the front also. Right. But largely as a group, ये इसकी एवरेज विनिंग ज़्यादा होगी. Right. तो उसी कॉन्सेप्ट को अगर आप स्टॉक्स में ले आओ कि निफ्टी के 50 स्टॉक हैं और आफ्टर एवरी फ्यू मंथ्स व्हेन यू आर रिव्यूइंग, some stocks are doing better, some are in the middle, some are lagging. So you want to bet on the strength of that basket. समझा. तो अगर आप उसको रिव्यू करते रहोगे तो उस स्ट्रेंथ वाले बास्केट में से भी हो सकता है कुछ ड्रॉप आउट होते रहेंगे, स्टॉक्स कुछ नए भी आते रहेंगे. तो आप हमेशा विनर्स के साथ रहोगे. फिर जैसा यूजुअली ना कोई स्टॉक क्वालिटी ऊपर चला जाता है, फिर हमें पता चलता है कि यार ये स्टॉक तो ऊपर चला गया. स्टार्टिंग से कोई इन्वेस्टर कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है? देखिए, स्टार्टिंग से कोई भी इन्वेस्टर जो है वो ना बॉटम पे बाय कर सकता है, ना टॉप पे सेल कर सकता है. तो ये अपने दिमाग से हमें ये बात निकालनी चाहिए कि हमें जितनी मूव होनी है उसका हम मैक्सिमम रियलाइजेशन कभी भी नहीं कर सकते. तो हमें उसका कुछ पोर्शन ही मिल जाए. अगर कोई स्टॉक 100 से 200 जा रहा है और हम 120 पे बाय करते हैं और लेट से 180 पे निकल जाते हैं, तो भी आपने सिग्निफिकेंट गेन कर लिया. हमें ज़रूरी नहीं है कि लोएस्ट पे एंट्री होनी चाहिए और हाईएस्ट पे एग्जिट होना चाहिए. तो व्हेन यू हैव रूल्स जिसमें आप प्राइस बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं और लेट से आप हर महीने एक रैंकिंग करते हैं स्टॉक्स की कि किस में रेट ऑफ चेंज या स्ट्रेंथ बेसिस पे आप रैंक कर रहे हैं स्टॉक्स को, उसकी बेसिस पे हम स्टॉक्स को पिक कर रहे हैं. तो ऑटोमेटिकली एवरी मंथ यू विल हैव ए डिफरेंट बास्केट. आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात कर रहे हो? रिलेटिव स्ट्रेंथ भी आप कर सकते हैं, RSI कर सकते हैं, आप कोई बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ओवर 3-6 मंथ पीरियड कर सकते हैं. बहुत सारी बेसिस हो सकती हैं उसकी, हाउ यू सेलेक्ट. बट द बेसिक आइडिया बीइंग दैट द प्राइस ऑफ वन स्टॉक इज स्ट्रॉन्गर देन द अदर एंड हेंस यू हैव टू चूज द स्ट्रॉन्गर स्टॉक. तो ऐसे ही आप एंट्री की सिलेक्शन करेंगे और ऐसे ही आपकी एग्जिट की क्राइटेरिया भी हो जाएगी. ओके. मतलब हम फंडामेंटली कुछ नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर्स देख रहे हैं. इंडिकेटर्स भी नहीं देख रहे हैं, प्राइस की मूव्स देख रहे हैं विद द फिल्टर कि फंडामेंटली कोई रेड फ्लैग नहीं होना चाहिए. जैसे कोई स्टॉक एक्सचेंज या रेगुलेटर के रेड फ्लैग्स होते हैं या वॉल्यूम बेस्ड कोई रेड फ्लैग होता है कि इस कंपनी में ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत पुअर हैं. सो ऑल दोज थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ. उससे आप सबसेट पहले आप निकाल लीजिए कि भाई जो भी रेड फ्लैग वाली कंपनीज हैं उनको हटा के, एंड देन यू फिगर आउट हाउ each company is stacked against each other in terms of their strength. So can you guide me, अगर मैं निफ्टी के 100 स्टॉक्स लेके बैठती हूँ, ठीक है, उन्हें स्टडी करने के लिए, so मुझे क्या क्या फिल्टर्स लगाने चाहिए टू पिक आउट कि अरे दिस स्टॉक इज गोइंग अप? तो बहुत सिंप्लीफाइड वे में अगर एग्जांपल बताऊँ मैं आपको, तो जैसे निफ्टी के 50 स्टॉक हैं जी, तो आप उनको उनकी रेट ऑफ चेंज से आप रैंक कर लीजिए. रेट ऑफ चेंज यानी डेली कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है. रेट ऑफ चेंज इज टुडेज प्राइस वर्सेस सम पीरियड जहाँ से आप उसका चेंज देख रहे हैं. हिस्टोरिकली मोमेंट, that could be 3 months, that could be 1 month, that could be 1 year, whatever may be your design. Okay. तो आपने उस पीरियड का जो रेट ऑफ चेंज है वो निकाला हर स्टॉक का. 50 स्टॉक्स की आपके एक रैंकिंग बन गई कि ये वाला स्टॉक है, इसकी सबसे ज़्यादा चेंज पॉजिटिव चेंज है और सबसे नीचे जो स्टॉक है उसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव चेंज है. तो आपने रैंक कर लिया और देन यू पिक अप द लेट्स से द टॉप 20 स्टॉक्स and you allocate 5% of your money to each of them. तो आपका एक आज की डेट में एक पोर्टफोलियो बन गया. फिर आप उसको 1 महीने बाद रिव्यू करिए कि अब मेरी रैंकिंग कैसे दिख रही है. हो सकता है फर्स्ट रैंक अब 25th आ गया हो और 30th रैंक 5th पे आ गया हो. या क्योंकि ये तो पास्ट ट्रेंड्स तो श्योरिटी नहीं देता ना कि सेम वापस होगा. तो
इसमें आप ये अज्यूम कर रहे हो, मोमेंटम का जो एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ में कि ए बॉल सेट इन मोशन विल कंटिन्यू टू रिमेन इन मोशन टिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो स्टॉक्स का भी ऐसे ही होता है कि स्टॉक्स जब बढ़ने शुरू होते हैं तो आपको अज्यूम करना है कि ये अभी बढ़ेंगे, जब तक आपको ये डिटरमिन नहीं कर हो रहा कि ये अब नहीं बढ़ रहे हैं। समझा। तो एक तरह से इट इज ए अजम्पशन दैट द प्राइस विल कंटिन्यू, एंड 200 साल की स्टडीज इस पे हुई हैं वेयर यूएस मार्केट में क्योंकि बहुत डेटा अवेलेबल है, राइट। तो 200 साल के स्टॉक मार्केट की प्राइस बिहेवियर की स्टडी हुई है जिसमें ये पाया गया है कि ये जो बिहेवियर है, ये फिनोमिनन है, इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया है कि ये ऐसा क्यों होता है कि कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो बस बढ़ ही रहा है, देयर इज नो रीजन। देयर इज नो रीजन, क्योंकि उसमें अब उसके हम रीजन निकालने जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि मे बी पीपल रिएक्ट लेट। जैसे सपोज आज कुछ न्यूज आई दैट ए कंपनी हैज फाउंड गोल्ड फॉर इंस्टेंस, जैसे कोई सी कंपनी में फंडिंग आई है या उसका भी डेट कोई क्लियर change हो हुआ गया या है, कोई बहुत सुपरस्टार सीईओ आ गया उस कंपनी में। नाउ दैट अनलेस इट वाज लीक्ड अर्लियर or somebody knew about it, nobody would know normally. So that is a new information that comes to the market. Now that information may have some reaction today, और हो सकता है एक महीने तक उसमें और लोग आते रहे with that hope कि हाँ हाँ तो अच्छा होगा। हाँ, तो at the end of the day पूरी जो स्टॉक मार्केट है वो एक डिमांड सप्लाई गेम है। हम उसको किसी भी और तरह के रैपर में पैकेज कर लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ डिमांड सप्लाई गेम। सो सम इवेंट जिससे वो डिमांड एकदम बढ़ती है, और कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें सप्लाई एकदम आ जाती है, जिसमें लोग फियरफुल हो जाते हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है, लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं तो डिमांड बढ़ती है। तो इस तरह से ये छोटा पेंडुलम इधर उधर होता रहता है। तो उसमें आप यू आर ट्राइंग के इन सॉर्ट ऑफ समवॉट लाइक रैंडम मोशन चल रहा है ये, उसके अंदर यू आर ट्राइंग टू फाइंड ट्रेंड्स। ओके सो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, हमने अगर 50 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए तो सबसे पहले तो भाई मुझे रैंकिंग निकालनी है या पास्ट इन चेंज देखना है। चलो मैंने वो 20 बना भी लिया कि यार ये 20 है जो अच्छे से चेंज हुए हैं। व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू डिसाइड कि मुझे ये पोर्टफोलियो कितनी बार रिव्यू करना है, कितनी फ्रीक्वेंसी पर रिव्यू करना है। Okay. हो सकता है मुझे हर हफ्ते रिव्यू करना है, या मैं सोचूं कि मैं वंस इन 3 मंथ्स रिव्यू करूँ। वो डिपेंड करेगा कि आपने डिज़ाइन ऑफ द स्ट्रेटजी कितनी आपको उसमें आपको चर्न कितना चाहिए। अगर आप हर हफ्ते रिव्यू करेंगे तो बहुत चर्न होगा, बहुत सारे स्टॉक्स निकलेंगे, बहुत सारे स्टॉक्स आएंगे, उसकी कॉस्ट भी है, आपको सारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगेगी। तो एक गिव एंड टेक होता है इसके अंदर, मतलब इन द सेंस कि आप अगर रिव्यू करेंगे बहुत जल्दी तो फिर चर्न भी ज़्यादा होगा। राइट। तो लेट से आपने मंथली रिव्यू आप कर रहे हैं पोर्टफोलियो, तो एक महीने बाद आपने फिर से रैंकिंग कर ली, और इस बार देखा कि पिछले जो हमने रैंकिंग करी थी और जो स्टॉक्स हमने बाय किए थे उसमें से ये 3 स्टॉक्स हैं जो अब टॉप 20 में नहीं आ रहे मेरे, तो मैं उनमें से निकल गया, और जो आए हैं नए उसमें टॉप 20 में मैंने वो ले लिए based on the price movement, right? इतना चेंज। तो ये मैं एक बहुत सिंप्लीफाइड एक आपको स्ट्रेटजी मोमेंटम इन्वेस्टिंग समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके। इसकी कुछ नुआंसेस इसमें ऐड करके फिर एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है इसके अंदर, बट बेसिकली ये है कि बेसिकली आप प्राइस बिहेवियर को फॉलो कर रहे हो। अब अपनी एक फोरकास्ट उसमें नहीं लगा रहे कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा इसलिए मैं ले रहा हूँ। आप कह रहे हो ये स्टॉक बता रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, राइट, और आप उसको सुन रहे हो, तो यू आर ट्राइंग टू लिसन टू व्हाट द स्टॉक इज ट्राइंग टू टेल यू। ओके। और जब मैं सेकेंड रिसर्च करूंगी, जब मुझे दिखेगा कि नहीं अब ये कोई और स्टॉक है जो ज़्यादा मूव हो रहा है, ये अब नहीं मूव हो रहा है, या ये स्टैग्नेंट हो गया है या साइडवेज जा रहा है, तो उसको मैं एग्जिट करके जो नेक्स्ट दिख रहा है कि यार इसका मूवमेंट अच्छा है, मैं वहाँ पे। तो अब आपको मैं एग्जांपल बताऊं कि जैसे निफ्टी एज एन इंडेक्स है जी, 50 स्टॉक्स हैं उसमें जी, वो 50 स्टॉक्स चेंज होते हैं, राइट। अभी भी आपने 1 अप्रैल से
2 स्टॉक निफ्टी के बाहर गए हैं, राइट 2 नए अंदर आ गए हैं। यस एवरी 6 मंथ उनका Every 6 month there चेक is a किया review. जाता है यस तो दैट इज एग्जैक्टली लाइक व्हाट आई एम सेइंग कि जो आप महीने में रिव्यू करेंगे। निफ्टी में भी क्या होता है, निफ्टी में वो कहते हैं कि मार्केट कैप बेस्ड, राइट फ्री फ्लोट मार्केट कैप बेस्ड डिटर्मिनेशन है कि Right. कौन सा स्टॉक निफ्टी में आएगा। जी अगर उन कुछ नए जो अभी रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स हैं पिछले 2-3 साल में, उनकी मार्केट कैप इतनी बढ़ गई है कि जो 50-50 साल से लिस्टेड कंपनीज हैं उससे ज़्यादा हो गई है मार्केट कैप, तो दे आर कमिंग इनटू निफ्टी। राइट एंड इवन दो द कंपनीज विच आर गोइंग आउट आर नॉट बैड, समझा बट उनको बाहर निकलना पड़ रहा है क्योंकि 50 की लिमिट है उसमें। राइट राइट तो इसी तरह से मोमेंटम पोर्टफोलियो में भी जो प्राइस ट्रेंड्स आपके फेवर में हैं, जिन स्टॉक्स के वो अंदर आएंगे, दूसरे बाहर जाएंगे। तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक एन इंडेक्स। इंडेक्स भी मोमेंटम पोर्टफोलियो की तरह काम करता है। ओके बट सर ये तो चलो बुल मार्केट्स की बात हो गई। अगर बेरिश है मार्केट्स, अगर सब कुछ डाउन जा रहा है, तो ऐसे टाइम पे तो मेरी मोमेंटम स्ट्रेटेजी चलेगी ही नहीं। तो ऐसे टाइम पे इंडेक्स में क्या होता है, एक बड़ा अच्छा इसका एक सोचने का जो वे है कि अगर मार्केट गिर रही है, जैसे कि अभी 6 महीने से रफली गिर रही है, तो इंडेक्स में क्या हो रहा है, इंडेक्स में सभी स्टॉक गिर रहे हैं, इंडेक्स भी डाउन आ रहा है। तो ऐसे ही मोमेंटम स्ट्रेटजी में भी लाइकली है कि मोमेंटम स्ट्रेटजी भी साथ साथ नीचे आए जैसे स्टॉक्स गिर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप उसको हर महीने रिव्यू कर रहे हो या हर हफ्ते रिव्यू कर रहे हो, जैसे भी आपकी रिबैलेंस है, उसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये हो सकता है कि आपके जो सिलेक्शन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट 20 स्टॉक्स लेट से वो इतना नहीं गिरे जितना कि बाकी 30 गिर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना शुरू करें गिरने में भी। राइट लेस फॉल पॉसिबल, कभी कभी नहीं भी पॉसिबल होता। दूसरा डिज़ाइन मोमेंटम का ऐसा होता है कि आप पर्टिकुलर एग्जिट प्लान के हिसाब से एग्जिट ही कर जाते हैं। तो यू डोंट नीड टू रिमेन इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स। लेट्स से योर एग्जिट प्लान इज दैट आई विल गेट आउट ऑफ द स्टॉक इफ इट गोज बिलो 50 DMA, लेट्स से एक आपने रूल बनाया हुआ है, या 20% अगर मेरे हाईएस्ट पॉइंट से अगर स्टॉक गिर गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा विदाउट एनी अदर थॉट। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट गिरनी शुरू हुई, आपके सारे वो ट्रिगर हो गए एग्जिट्स, आप फुली कैश में हो और मार्केट गिर रही है अभी भी, तो आपका पोर्टफोलियो अगर 100 रुपये पे था वो 80 आ गया और आप एग्जिट हो गए हो जी, तो आप तो 80 रुपये कैश पे बैठे हो, बट मार्केट कंटिन्यूज टू फॉल। तो इन अ वे यू आर अगेन आउट परफॉर्मिंग द मार्केट। समझा। सो इन दिस मोमेंटम में मैं ऐसा नहीं होगा कि हमेशा मैं चर्निंग से गेन कर पाऊंगी। समटाइम्स आई मे इवन हैव टू होल्ड यस एंड देन अगेन री एंटर व्हेन देयर इज सम स्टेबिलिटी। करेक्ट। तो जैसे जिन स्ट्रेटजीज में ये डिजाइन है कि कैश में चले जाते हैं, तो दे विल कीप वेटिंग टिल द नेक्स्ट लेग ऑफ मार्केट going up will come. That may happen in 3 months, that may happen in 6 months, that may happen so isn't tomorrow. that my opportunity cost loss? Opportunity cost loss नहीं हो रहा, बल्कि आपको गेन हो रहा है उसमें। और वो गेन इस तरह से हो रहा है कि आपके पास सपोज एक स्टॉक है, वो आपने 100 रुपये पे लिया था और अब 80 रुपये पे आ गया। right. जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहा है वो शायद 80 पे बाहर निकल गया, राइट, क्योंकि स्टॉप लॉस या कुछ लगाया होगा मैंने, इसलिए एग्जिट प्लान जो भी उसका एग्जिट रूल है वो ट्रिगर हो गया, वो बाहर हो गया। कन्वेंशनल इन्वेस्टर उस स्टॉक के साथ जुड़ा रहा, वो 80 से 60 भी आ गया, 40 भी हो गया, कई बार 20 भी हो गया, राइट। तो अब जिसके पास 80 रुपये कैश था उसकी डिप्लॉयमेंट होगी जब नया स्टॉक उसे दिखेगा ऊपर जाता हुआ, एंड 80 रुपीज विल बी डिप्लॉयड देयर। Whereas the conventional investor जिसके 40 रह गए हैं या 20 रह गए हैं, वो किस स्टेज पे जाके अपना स्टॉक चेंज करेगा, या वो स्टॉक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या वो उसको एवरेजिंग करने में फंस जाएगा, यू नो सर, वो सारी चीज़ें होती है कि हाउ डू यू डिसाइड कि आपको स्टॉक एग्जिट करना है। बहुत सारे लोग इसमें ट्रैप हो जाते हैं कि हमने 100 रुपये पे खरीदा था, अभी 60 आ गया है, राइट, तो अब हम नहीं बेचेंगे इसे, क्योंकि जब तक 100 नहीं आएगा हम नहीं बेचेंगे। हाँ, ये सबसे आम मेंटालिटी है कि भाई एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट तो बेचूं। लेकिन मार्केट डजंट केयर अबाउट योर प्राइस, मार्केट हैज नथिंग टू डू विद योर परचेज प्राइस। वो परचेज प्राइस तो आपकी बुक्स में आपने एक नोट किया हुआ है कि मैंने खरीदा हुआ है, मार्केट डजंट केयर अबाउट इट। मार्केट सेज आज वैल्यू 60 है तो 60 है, आपको वेट करना है आप कर लीजिए, दैट इज योर चॉइस, बट आई मे टेक 10 years टू कम बैक टू 100 अगेन।
whereas other stocks may go 60 to 100 next year. समझा। तो आप स्टॉक्स में स्विचिंग करते रहे। Switch करोगे आप। You know, मुझे someone has said कि marry your profits, do not marry the stocks. हाँ, तो स्टॉक्स के साथ तो मैरिज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मतलब आप ये देखिए कि जब कोई स्टॉक खरीदता है ना, तो मोस्ट कॉमनली पीपल बाय स्टॉक बिकॉज समबडी हैज टोल्ड देम कि ये वाला स्टॉक खरीद लो, राइट, बहुत अच्छा स्टॉक है, रख लो उसे, राइट, ठीक है। खरीदने के बाद लोग उसकी रिसर्च शुरू करते हैं कि अच्छा इस स्टॉक में ये भी अच्छा है, इसमें ये भी अर्निंग्स है, इसमें ये होने वाला है, इसमें ये ग्रोथ होने वाली है, इसका सीईओ भी बहुत अच्छा है। वो उसको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए होता है वो, समझा, जस्टिफाइंग टू योरसेल्फ। ये भी बायस है, कंफर्मेशन बायस होता है ये कि सब आपके आसपास जो हैं या इंटरनली यू आर फीलिंग कंफर्म अबाउट योर डिसीजन। फिर आप उसके कोई जैसे सपोज कोई एफएमसीजी कंपनी है, उसके आपको बिस्किट्स का आप उसका वो देखेंगे कहीं पोस्टर, तो आपको अच्छा लगेगा कि देखो मेरी कंपनी कितने अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही है। तो ग्रेजुअली यू आर फॉलिंग इन लव विद योर कंपनी। आपकी एक इमोशनल अटैचमेंट होती चली जा रही है। आप अगर वो स्टॉक गिर रहा है तो आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है कि अच्छा ये तो और अच्छे रेट पे आ गया। तो इंस्टेड ऑफ फियरिंग दैट योर इन्वेस्टमेंट इज गोइंग डाउन, यू स्टार्ट टू लव इट कि मैं एवरेज आउट कर लूंगी, एवरेज आउट कर लूंगा, या मेरे को और अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो ये एक सोचने का तरीका है। मतलब जैसे आपको शुरू से हर चीज़ में, जैसे हमें कोई मोबाइल लेना है तो हम 2-3 ऑनलाइन स्टोर्स पे जाके चेक करेंगे किसका कहाँ प्राइस चीपेस्ट है, वहाँ से ले लेंगे, बिकॉज इट्स अ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, राइट। हेयर अगर स्टॉक गिर रहा है तो 99% लोग उसको लेना चाहते हैं, लेकिन एज ए मोमेंटम इन्वेस्टर वी डोंट वांट टू टच इट। वी आर सेइंग स्टॉक तो गिर रहा है, इट इज लूजिंग वैल्यू, व्हाई डू यू वांट टू टच इट एट दिस फेज? एटलीस्ट समझा, लेट इट स्टार्ट टू शो यू that it wants to go up. Once it says that I want to go up, then you ride with it. तो एक कॉन्सेप्ट जो 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई का जैसे होता है, 99% पीपल विल सेल अगर स्टॉक 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई के पास पहुंचता है। कन्वेंशनली लोग को डर लगता है वहाँ पे कि एक स्टॉक था वो 100-200 ऐसे ऐसे चल रहा था बहुत साल से, राइट, अब ये 220 पे आ गया है। तो पहले कभी प्राइस नहीं आया था ये वाला, तो ये गिर जाएगा, फिर से 100 हो जाएगा अभी, समझा, राइट। तो सेल कर दो यहाँ पे, राइट, बिकॉज वी हैव नेवर सीन 220 इन द पास्ट एंड देयर इज फियर दैट इट हैज इन द पास्ट gone from 200 back to 100 many times, so it will go up again. So why not use this opportunity and get out of it? ये बहुत वाइड स्प्रेड साइकोलॉजी है ये वाली, I agree. के फियर ऑफ प्रॉफिट। बट सर देखिए, वरना एक आम आदमी प्रॉफिट बुकिंग कब करे? अगर हम उस टाइम पे बुक नहीं करेंगे, या जैसे हम मोमेंटम का स्ट्रैटेजी देखते हैं, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि हाँ यार अब तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ? क्योंकि देयर इज नो रूल दैट यू आर, देखिए इन्वेस्टिंग इज लाइक गोइंग टू वॉर, ओके, ठीक है। इन्वेस्टिंग इज नॉट प्लेइंग इन द पार्क। 10 करोड़ इन्वेस्टर्स पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं जी, एक वॉर चल रही है वहाँ पे। कोई वहाँ पे पैसे बांटने के लिए तो आया नहीं हुआ है, राइट। तो यू हैव टू बीट अदर्स टू मेक मनी, अदर्स विल लूज, यू हैव टू गेन। 2% 4% लोग पैसा कमाएंगे, बाकी लोग खोएंगे। ये तो एक अनसेड मतलब रूल है ही जी। सेबी ने भी बहुत सारी इसमें स्टैटिस्टिक्स निकाल के बताया हुआ है। तो यू हैव टू डू समथिंग एक्सेप्शनल टू विन। एंड अगर मतलब आप ये देखें कि आपने कोई स्टॉक लिया और वो बढ़ रहा है अभी, तो आपकी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, उसमें क्या होना चाहिए इमोशन? क्या डर लगना चाहिए उसमें, या आपको अच्छा लगना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ इन्वेस्ट किया एंड इट इज गोइंग माय वे? वी शुड बी हैप्पी, बट लोगों को ये भी लगता है कि यार प्रॉफिट बुक कर लो, अगर नीचे चला गया तो लॉस हो गया। तो फियर है ना, मतलब जी फियर है। फियर इज ओवर पावरिंग, जो अच्छा लगने वाला कंपोनेंट है उसको फियर ओवर पावर कर रहा है, राइट। उसको आपने कुछ स्ट्रक्चर देना है इसको कि मैंने ये कंपनी क्यों ली थी,
व्हाई डिड आई इन्वेस्ट, दैट शुड बी वेरी क्लियर. राइट. इफ यू इन्वेस्टेड बिकॉज किसी ने आपको कहा था कि स्टॉक लेना है, फिर तो आप उसी से पूछो कि शुड आई सेल और नॉट. फिर आप अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? ओके, करेक्ट. क्योंकि आपने अपना दिमाग लगा के तो लिया ही नहीं था. राइट. राइट. या फिर आपने अपनी कुछ रिसर्च करी थी कि इसकी अर्निंग ऐसी हो जाएगी तो मैं बेचूंगा, या इसमें ये अचीव हो जाएगी, ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अचीव हो जाएगी तो मैं बेचूंगा, या ये मार्जिन अचीव हो जाएंगे, या इतनी मार्केट शेयर हो जाएगा. तो आपका क्या पैरामीटर क्या थे आपके मतलब हमें बिगिनिंग में ही पैरामीटर हमें सेट कर देने चाहिए. आप यू शुड नो ना कि मतलब जैसे एक आर्मी की बटालियन वॉर में जा रही है तो वो पहले से सारे अपने प्लान ऑफ एक्शन बना के जाते हैं ना कि अगर दुश्मन ने ये किया तो हम ये करेंगे, अगर उसने वो किया तो हम वो करेंगे. वहां जाके तो नहीं सोचते ना कि अब ये हो गया अब हम क्या करें. राइट. तो इसी तरह से मार्केट में भी you should be clear why you have invested and how you will get out. अगर लॉस हो गया तो भी मुझे निकलना है, प्रॉफिट हो गया तो भी मुझे निकलना है, लेकिन उसको मैं डिफाइन कैसे करूंगा. तो जब आप प्राइस बिहेवियर को फॉलो करते हो तो वो डेफिनेशंस इजी हो जाती हैं बिकॉज इट इज नॉट सब्जेक्टिव. समझा. वहाँ पे मेरे इमोशंस बीच में नहीं ला रही हूँ मैं. इमोशन बीच में नहीं ला रहे हैं और बिकॉज क्वांटिटेटिव हो गया, बिकॉज प्राइस बेसिस हो गया, तो आप उसको एग्जैक्टली मेजर कर सकते हो. आपको एक प्लान ऑफ एक्शन हमेशा क्लियर होना चाहिए. जैसे हमारे केस में हमारा प्लान ऑफ एक्शन इज बेस्ड ऑन 4 क्वेश्चंस. ओके. व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय एंड व्हेन टू सेल. व्हेन टू सेल, ये 4 हमें क्वेश्चंस हमारे हमेशा क्रिस्टल क्लियर होते हैं. ओके. देयर इज नो एम्बिग्विटी. को सोचना नहीं है किसी भी समय कि अब स्टॉक प्राइस ये हो गया तो अब हम क्या करें. तो जैसे मैं आप बता रहा था कि अगर कोई मिलिट्री की बटालियन वॉर पे जा रही है जी, तो पहले से अपना गेम प्लान बना के जा रही है जी. ऐसे ही इन्वेस्टर को अपना गेम प्लान बनाना है कि मैं स्टॉक में एंटर कर रहा हूँ और ये सपोज मेरे स्टॉक में एंटर करते ही ये स्टॉक गिर गया तो मुझे क्या करना चाहिए. एक ये प्लान पहले से आपके दिमाग में रेडी होना चाहिए. ओके. ठीक है. या ये स्टॉक बढ़ना शुरू हो गया तो हाउ विल आई रिएक्ट. मुझे ये स्टॉक मैंने क्यों लिया था, उसका क्या रीज़न है. किसी ने मुझे बताया था इसलिए मैंने लिया तो फिर वो बताएगा आपको जी कैसे एग्जिट करना है. अगर मैंने कुछ फंडामेंटल स्टडी करी थी इसकी कि मुझे लग रहा था कि इस स्टॉक की प्राइस ये नहीं होनी चाहिए, इस अर्निंग की बेसिस पे XYZ होनी चाहिए, कि 50 का शेयर है 100 होना चाहिए, 100 होना चाहिए. तो अगर 100 आ गया तो फिर आप एग्जिट करो, आपका टारगेट मीट हो गया. समझा. नॉर्मली क्या होता है, लोग एंटर करते हैं किसी और के कहने से या अपनी स्टडी से भी, और एग्जिट के टाइम पे लेट्स से स्टॉक बढ़ता जा रहा है, 100 हो गया, 200 हो गया, 500 हो गया, फिर वो बहुत ज़्यादा ग्रीड आ गई कि ये तो स्टॉक मतलब इससे गॉड स्टॉक है, ये तो कभी गिरता ही नहीं है तो इसको तो चलने दो. ऐसा भी कई बार होता है. और फिर वो एक वर्टिकल फॉल किसी स्टेज पे आती है. फिर जब वो फॉल आनी शुरू होती है तो एक एंकरिंग बायस होता है कि आपका दिमाग हाईएस्ट पॉइंट पे एंकर हो जाता है. समझा. वो 500 से शेयर 450 पे आ गया तो भी मैंने रखा ही नहीं, ये 500 पे तो गया था ना, तो मेरा ये वापस जाएगा. मतलब 500 तो मेरी पॉकेट में आ ही चुके थे. एक आप इस तरह से सोचना शुरू करते हो कि इस स्टॉक की वर्थ 500 तो थी उस दिन, तो ये फिर हो सकती है. राइट. और हो सकता है वो अगले 10 साल भी ना जाए 500 अब. तो आपको अगर ये क्लैरिटी है कि मेरा एग्जिट प्लान, सपोज मैंने एग्जिट प्लान ये बनाया है कि जहां से भी स्टॉक गिरना शुरू होगा, अगर वो 20% गिर गया फॉर इंस्टेंस, समझा, मतलब वो हाई पे गया फिर नीचे गिरना स्टार्ट हो रहा है तो तुम भाई एग्जिट करना है मुझे. सपोज मेरा रूल है ये, आई एम नॉट सेइंग दिस शुड बी द रूल, बट अगर सपोज आपका ये रूल है या आपका रूल है कि मैंने एक स्टॉक लिया था और फंडामेंटल बेसिस पे लिया था, मैं मोमेंटम की बात भी नहीं कर रहा अभी जी, कि 2 साल में ये कंपनी यहाँ से यहाँ जाएगी, ये अर्निंग ग्रोथ होगी इतनी, इसकी जो भी आप नंबर ट्रैक कर रहे हैं जी, अगर वो नहीं हुआ तो आप एग्जिट कर जाइए उससे. इट डिड नॉट मीट योर एक्सपेक्टेशन. समझा. तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि मैंने स्टॉक ले लिया और अब मैं लाइफ लॉन्ग मैरिड हो गया इसके साथ, ये सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम है फॉर इन्वेस्टर्स. और जब नुकसान में जाता है स्टॉक तो लोग अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए उसकी जो कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं हर स्टॉक में, उससे अपने आप को
सोलेस कहते मतलब हैं कि सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ ठीक है ये कंपनी बुरी नहीं है, पहले भी ये स्टॉक 500 गया था फिर चला जाएगा, तो जब हो सकता है चला भी जाए, समझा, बट कब लेकिन वो हमें नहीं कब पता। जाएगा और उस दौरान आपके पैसे की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, फॉर इंस्टेंस बड़े बड़े शेयर्स जैसे रिलायंस लीवर्स टाइप के शेयर्स भी 8-8 साल कई बार नहीं मूव करे, तो उस दौरान आपका कैपिटल उनमें ब्लॉक्ड रहा। राइट, अब आप वो कैपिटल आप कहीं और लगाते तो हो सकता है 3 गुना हो जाता है उतने टाइम में, और आप फिर Right. वापस आके रिलायंस ले सकते थे। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वेयर योर कैपिटल इज नॉट सिटिंग आइडल इन स्टॉक्स विच आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो एक इसकी एनालॉजी ये है कि जैसे सपोज आप बस स्टॉप पे गए जी और बस आ रही है, जी आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, जी ठीक है। अब सपोज वहाँ पे 10 बस खड़ी थी बस स्टैंड पे, जी कुछ चलने के लिए तैयार हैं, कुछ का पता नहीं कब चलेंगी, आप किस में बैठोगे? जो बस शुरू होके निकलने जो वाली चल है। रही है ना, जो चलने वाली है, जिसमें कंडक्टर जी। कह रहा है कि भाई चलो नहीं तो हम तो जा रहे हैं, हाँ राइट। जी, या कुछ बिल्कुल। खड़ी है, पता ही नहीं कब क्या टाइम टेबल है उनका, कब चलनी है। तो स्टॉक्स ऐसे ही होते हैं कि स्टॉक्स बसों की तरह हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे, किसी एक स्टॉक के साथ हमें दिल नहीं लगाना है। जो स्टॉक चलने के लिए तैयार हो उसमें चढ़ जाओ, और अगर वो रुक गई बस कहीं जाके तो उससे उतर जाओ, कोई और बस ढूंढ लो। वेरी वेल। सो सर, आप क्या कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हो कि यूजुअली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1-3 ऐसा बोलते हैं सब? वो मोस्टली ट्रेडिंग ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज में ज़्यादा रखा जाता है कि आपका हर ट्रेड में कितना रिस्क है और क्या उसमें रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन इसमें भी रिस्क मैनेजमेंट तो है, इन द सेंस दैट लेट्स से आपके पास 100 रुपये हैं और आपने 20 स्टॉक्स में अगर लगाए हैं तो 5% एलोकेशन आपने हर स्टॉक में कर दी है जी। अब देयर इज ए प्रॉपर एग्जिट प्लान ऑल्सो। तो सपोज आपका एग्जिट प्लान है कि 20% नीचे आएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा जी। तो इन अ वे आपका 20% ओवरऑल पोर्टफोलियो पे एक स्टॉप लॉस लग गया जी। तो आपका रिस्क, आपको पता है मैक्सिमम रिस्क मेरा रफली इतना है, राइट। तो उस तरह से अगर आप देखेंगे तो पोर्टफोलियो में आपको डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट भी मिला, जो कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में जब आप ट्रेड करते हो तो आपको पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलती, समझा, राइट। तो एक स्टॉक सपोज आपने 20 स्टॉक लिए और एक स्टॉक बहुत खराब हो भी गया, लेट्स से कुछ 50% डाउन हो गया 2-3 दिन में, तो आपकी एलोकेशन 5% थी उसमें, एक स्टॉक में 5% एलोकेट किया, और वर्स्ट केस सिनेरियो ले लेते हैं, सपोज कोई एक स्टॉक में कोई बहुत बैड न्यूज़ आ गई और वो स्टॉक 50% गिर गया जी। तो आपका जो 100 रुपये का पोर्टफोलियो था उसमें सिर्फ 5 रुपये लगे हुए थे उस स्टॉक में, राइट। 5 रुपये उस पोर्टफोलियो में लगे हुए थे, वो स्टॉक 50% गिर गया तो 2.5 रुपीज़ का आपको लॉस हुआ ओवरऑल पोर्टफोलियो में। समझा कि वो एक शेयर 50% गिरा तो भी मेरा लॉस तो भी इतना ही हुआ। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कि आपने इंडिविजुअल स्टॉक रिस्क भी मैनेज किया हुआ है, उसमें जो भी एग्जिट प्लान आपने बना रखा है, राइट। और ओवरऑल पोर्टफोलियो बेसिस पे आपको डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिल गया। तो सर, आप कभी कोई सेक्टरल स्टडी करते हो या कोई सेक्टर स्पेसिफिक का रिसर्च करते हो? हम रिसर्च तो सारी करते हैं, लेकिन मोमेंटम इन्वेस्टिंग की ब्यूटी ये है कि ऑटोमेटिकली आपको पता लगता है कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स आएंगे जो अभी विनिंग स्टॉक्स हैं, राइट। तो आपको ऑटोमेटिकली वो स्टॉक्स आ जाएंगे, दूसरे धीरे धीरे निकलते जाएंगे, और जो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है वो अंदर आता जाएगा, राइट। तो यू डोंट हैव टू प्रेडिक्ट कि कौन सा सेक्टर परफॉर्म करेगा। समझा, ऑटोमेटिक रिसर्च में ट्रिगर्स आ जाएंगे कि दिस इज गोइंग अप। यस यस यस। ओके, आपको ये नाम कैसे सूझा वीकेंड इन्वेस्टिंग? ये एक आई वुड से कि चांस नेमिंग ऑफ द फर्म हो गया कि मैंने ये स्टार्ट किया था 2015-16 के आसपास, और मेरा प्लान ये था कि मैं सिर्फ अपनी इन्वेस्टिंग करूँगा, किसी और के लिए नहीं करूँगा। ओके। तो मैंने अपनी एक छोटी सी फर्म बनाई, उसका नाम मैंने रखा वीकेंड इन्वेस्टिंग, क्योंकि मैं डिसीजन वंस अ वीक लेना चाह रहा था। ओके, तो So अपनी just मतलब आप before अपनी the फ्रेंड्स weekend, I would- फैमिली वैसे Just before the weekend I'll take a review of the portfolio, and once a week we will review, and that's it. So and the entire week you don't want to see the market, but once a week you want to review, and that will be the end of it. ओके। तो वीकेंड इन्वेस्टिंग नाम रखा। फिर बाद में बहुत लोगों ने जब सोशल मीडिया पे फॉलो करना शुरू किया,
उन्होंने कहा कि हमें भी ये सर्विस चाहिए, तो फिर हमने सेबी का एक लाइसेंस लेके उसको रोल आउट कर दिया सर्विस को। ओके, सो सर, जैसे हमारी ये ऑडियंस है, ज़्यादातर हमारी यंग ऑडियंस है जिन्होंने कुछ फ्यू ईयर्स पहले इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है। What is one message that you would like to give to them? देखिए, जैसे जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी तब आपने भी कुछ मिस्टेक्स की होगी, आपने भी कुछ लॉसेस किए होंगे, रॉन्ग कॉल्स लिए होंगे। हाउ डिड यू रिफाइन योर सेल्फ, और आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, यंग एज एक ऐसी एज होती है कि जहाँ पर आप रिस्क बहुत ले सकते हो। तो ट्राई आउट एवरीथिंग। आपका मन करता है कि आपको कुछ ट्रेडिंग में आपका अगर कोई स्पेसिफिक आपको लगता है कि भाई मेरा नैक है, वो भी ट्राई करिए। इन्वेस्टिंग, डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग आप करना चाहते हो अगर, सबका अपना अपना ना एक्चुअली एक बेंट ऑफ माइंड है। राइट। नो टू पीपल आर बिल्ट द सेम। राइट। एवरीबडी थिंक्स वेरी डिफरेंटली। और 50,000 तरीके हैं मार्केट में पैसे कमाने के। आपको अपना मेथड ढूंढना है कि मेरे को व्हाट विल फिट लाइक ए ग्लव टू मी। तो आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी है और एक फिगर आउट करना है कि ये मेरा मेथड है, वेदर इट इज़ स्विंग ट्रेडिंग, वेदर इट इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, वेदर इट इज़ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, वेदर इट इज़ ऑप्शंस। मतलब वो आप एक लर्निंग कर्व है वो, जो आप शुरू में पहले 5-10 साल में यू विल हैव टू गो थ्रू दैट। और धीरे धीरे आपको रियलाइज होना शुरू होगा कि हाँ, वो 2 चीज़ें हैं वो मुझे बड़ा सूट करती हैं। आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दैट। ओके, सो हमें हमारा नीश खुद आइडेंटिफाई करना चाहिए बाय ट्राइंग न्यू थिंग्स। सिर्फ आप किसी ने कह दिया कि आप ये वाली ट्रेडिंग कर लो या आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, वहाँ तक अपने आप को आप लिमिट मत करो। लर्न अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, प्रैक्टिकल करिए उनका। जैसे होते कहते हैं ना कि आपको स्विमिंग करनी है अगर, यस, तो पूल में उतरना पड़ेगा तो सीखेंगे। तो थोड़ा बहुत आपको अगर नुकसान होता भी है, डजंट मैटर, यू हैव ए लॉन्ग लाइफ अहेड ऑफ यू, देयर विल बी मेनी बुल मार्केट्स। तो आपको तो ये देखना है कि अगर पहले 5-7-10 साल में आपने कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं भी कमाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लगाने भी नहीं चाहिए, थोड़े बहुत लगा के ट्राई होते भी नहीं ना उस समय लगाने के लिए ज़्यादा। बात सही है, बट आजकल के यूथ के पास होने लगी है। लाइक आजकल के आईटी जॉब्स इतने कुछ कंपनीज एटलीस्ट डेवलपर्स को अच्छे पे मिलता है। तो बट या तो आई थिंक इन्वेस्टिंग बहुत तरीके से होती है, अलग अलग फैक्टर इन्वेस्टिंग होती है, ट्राई करना चाहिए। बट मेरा एक इसमें थोड़ा सा मेरा व्यू ये भी है कि आपका अगर फोकस आपके प्रोफेशन की तरफ बहुत अच्छा है, you are a rising star in your profession, don't dilute that by spending so much time on the markets. अगर आप फुल टाइम मार्केट्स की तरफ ओरिएंटेड हो या आपको लगता है कि यही आपकी कॉलिंग है, तो आप सर्टनली इसी को करो। लेकिन अगर आप एक you are having a budding career in a different industry, आप वहाँ ज़्यादा फोकस करो। इसको प्रोफेशनल्स के लिए छोड़ दो। आप पैसे कमाओ वहाँ पे, प्रोफेशनल्स को दे दो, वो मैनेज करेंगे आपके लिए। राइट। तो बिकॉज जैसे अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं या हमें घर बनाना होता है, मार्केटेड के पास जाते हैं, या कोई भी ऐसी प्रोफेशनल सर्विस हमें चाहिए होती है, हमारे को फी करके उनके पास जाते हैं। बट इन्वेस्टिंग समहाउ पीपल फील कि ये तो हम खुद ही कर लेंगे। जी, आई एग्री। तो ये सबका टेम्परामेंट नहीं होता है। लोगों को लगता है कि भाई ये कमीशन से कितना कुछ कमा लेगा। हाँ, तो मतलब वो जो कमाए ना कमाए वो अलग बात है। आप ये देखो कि आप क्या कमाओगे। हाँ, एग्जैक्टली। तो आई थिंक ए लॉट ऑफ पीपल विल डू वेरी वेल इफ दे आउटसोर्स दिस पार्ट ऑफ देयर जर्नी टू ए प्रोफेशनल। ओके, चाहे वो पोर्टफोलियो मैनेजर हो, AIF हो, स्मॉल केस हो, म्यूचुअल फंड हो, कोई भी हो। लेकिन खुद अगर आपको करना है तो आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए करने की, एंड यू हैव टू फिगर आउट कि क्या आपकी कैपेबिलिटी है या नहीं है। ओके सर, अमेजिंग। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस ने भी आज बहुत कुछ लर्न किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर, एंड आई विश यू एंड योर ऑडियंस ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो माय डियर ऑडियंस, आई होप आपको आज को हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, एंड और आप हमसे क्या सीखना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट में बताइए, एंड वी विल ब्रिंग दैट कंटेंट फॉर यू।